से आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। हमने शुरुआत की थी, ताई से पूछा था कि उनकी शुरुआत गुरु पंडिता रोहिणी जी भाटे के साथ हुई थी और उस समय की कुछ यादें आप हम आपसे सुनना चाहते थे। नमस्कार। और पहले तो माफ कीजिए, टेक्निकल चीजों की वजह से थोड़ा देर हो गई, माफ कीजिए। मैं ये बता रही थी कि मैं सीधे रोहिणी जी के पास पहुंची। हमारे माँ पिताजी को ऐसे कुछ कथक भरतनाट्यम ऐसे कुछ मालूम नहीं था, उस जमाने में किसी को भी मालूम नहीं था, मगर उनको रोहिणी जी का नाम मालूम था। इस वजह से मैं सीधे उनके यहाँ पहुंची। सभी को मालूम है कि नृत्य और संगीत में सही गुरु के पास सही टाइम जाना कितनी अहमियत रखती है। तो मैं सीधे रोहिणी जी के पास पहुंची। मुझे कोई कोई उनकी यादें उस वक्त की भी है। एक सिंड्रेला का गोनी दांडेकर जी ने ट्रांसलेशन किया था, हिमगौरी और सात बुटकी, दैट इज ड्वार्फ्स। और मैं सबसे छोटा ड्वार्फ थी, बुटका, ठेंगू। और रोहिणी जी लंबी और मैं एकदम छोटे। तो मुझे इतनी वो ऐसे अभी भी मुझे इम्प्रेशन है कि कितना मुझे गर्दन उठा के उनको देखना पड़ता था। बहुत ही सुंदर। मगर सिर्फ वो फिजिकल ब्यूटी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, एक कैरिज्मा था, करिश्मा था। और उस वजह से हम सब लोग उनकी तरफ बड़ा, जैसे वो सनफ्लावर देखता है, घुमाता है अपनी गर्दन, उस किस्म से उनको हम हमेशा देखते थे। तो एक तो ये याद है मुझे उनकी। फिर अभी बता रही हूँ डांस की याद, ये तो ऐसे याद बताई। दूसरी डांस की याद है कि हम लोग ठुमरी सीख रहे थे उनसे। रोहिणी जी का भाव का हम तो सबको मालूम है। तो वो बहुत भाव में बहुत छोटी छोटी चीजें, जिसको वो उनकी शब्द है पूर्जा पूर्जा खोलती थी, छोटी छोटी चीजें हमें बताती थी। और शी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि वैसे ही होना चाहिए। और वो जो कैरेक्टर थी, जो भाव था, उसका पूरा विवरण करती थी, पूरा समझाती थी। पहले समझाती थी, फिर उसको नाच के बताती थी। और उनकी ये खासियत थी कि वो कितने जितने बार हम कहते थे कि उस वक्त हम लोग उनको बेबी ताई बोलते थे कि हमें प्लीज बताइए, फिर से बताइए। तो वो कभी भी उतनी उतनी दफे उतनी ही इंटेंसिटी से वो करके बताती थी। तो जब तक ये था कि सबको उसी उसी इंटेंसिटी से पहले समझना चाहिए और आना चाहिए। तो एक मुझे उसमें याद है कि मिल जावे नंद को ढूंढा, यशोदा उसको कृष्ण को चलाना सिखा रही है और वो नटखट भागे जा रहे हैं। तो वो जो उनका हस्तक ऐसे छोटा था और वो आंख ऐसे जाती थी। तो अभी तक मुझे वो याद है कि वो एक टाइमिंग उनका लाजवाब था अभिनय का। और वो अचानक वो छोड़ के भाग गया नटखट कृष्ण, ये हमेशा उसी इंटेंसिटी से और उसी इफेक्ट से आता था, असर वही आता था। एक तो ये याद है। और एक याद मैं बहुत बहुत मन से शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि ऐसे राम जगत हितकारी। वो जब रोहिणी जी की वो एक खासियत मैं सब कहूँगी उनकी, मैंने और किसी कथक डांसर से ये ऐसे राम जगत हितकारी अभी तक नहीं देखी है, सिर्फ रोहिणी जी से देखी है। और उस जमाने में मैं उनके सोलो में पढ़न करती थी, तो मैंने बहुत करीब से ऐसे राम रिहर्सल्स में भी और मंच पे भी देखा है। और वो राम का एक मेजेस्टिक रूप रोहिणी जी में ऐसे दिखता था, जो धनुष उठाती थी, वो प्रत्यंचा बांधती थी और ऐसे चलती थी वो। और जब रावण दिखाती थी तो सिर्फ आंख से दिखता था कि ये रावण है। शबरी दिखाती थी तो उनका डेयरिंग ऐसे होता था कि वो जैसे शबरी थी बूढ़ी और
बड़ी सहमी हुई और जैसे तुरंत दिखती थी। तो एक दो तीन ये यादें मुझे उनकी बहुत अहम लगती है कि जो मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ। क्या बात है ताई। आप तालयोगी पंडित सुरेश जी तलवलकर जी के पास गई थी और शायद पहली पूना की डांसर थी। आज बहुत सारे डांसर्स उनके पास है, पर मैं ट्रेंड सेटर इस चीज के लिए भी कहना चाहूंगी कि कथक में हमने आज हम जो तबले की बंदिशें नाचते हैं या फिर कथक की जो हम आपको जो लयताल की समझ आपने हम तक पहुंचाई है, आप कई बार गुरुजी का नाम लेते हैं, तो आपको क्यों लगा कि उनके पास शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए आपको? वो तब की बात है, दिस इज आई थिंक 1969-70। इतनी पुरानी हाँ। बात शायद जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनमें से करीब करीब कोई भी पैदा भी शायद नहीं हुआ होगा, इतनी पुरानी बात हो गई। मगर सुरेश जी रोहिणी जी के रोहिणी जी के सोलो में संगत करते थे रेगुलरली, और इसलिए वो पूना उनका आना जाना काफी रहता था। नृत्य भारती में क्लास में आते जाते रहते थे, और रोहिणी जी के और उनके बंदिशों के लेन देन काफी चलती थी। एक बार रियाज हो गया, रिहर्सल हो गई, तो ये सेशन चलते थे। रोहिणी जी उनको बंदिशें सुनाती थी, सुरेश जी बंदिशें सुनाते थे। तो तब की बात है जब हम भी तब राजन ताई भी थी और मैं, हम दोनों भी थे, और हमें सुरेश जी ने कहा, रोहिणी जी के से परमिशन लेके कहा कि इनको मैं सिखाऊं क्या नई बंदिशें कोई, मैं चाहता हूँ कि इन लोग करें। तो रोहिणी जी ने कहा हाँ जाओ। और फिर हम उनके पास, वो तो पूरा ऐसे पूरा सीखने नहीं गए थे, मगर जब भी आते थे वो बंदिशें हम उनसे सीखते थे, और वो फिर अंग में ढालते थे, उसको नृत्यांकन करते थे। और रोहिणी जी देखती थी कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो ऐसे सिलसिला चला। बाद में मुझे ये लगा, मुझे पहले से लय ताल का थोड़ा चस्का था, मुझे मजा आता था लय में, थोड़ा सा शायद मेरे अंदर वो एलिमेंट था भी। तो मुझे लगा कि कथक में मैं एक थोड़ा सा इस ये जो एरिया है लय ताल का, इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे मन किया कि मैं इसमें डीप जाऊं, ज्यादा सीखूं, और मेरी जितनी भी समझ है वो बढ़ाऊं। तो इस वजह से मैं सुरेश जी के पास फिर बाकायदा सीखने लगी। मैं वीकेंड पे बम्बई जाती थी, तब सुरेश जी गोरेगांव में रहते थे। तो हर बारी राजन और मैं, हम लोग सुबह जाते थे, 2 दिन रहते थे, दूसरे दिन शाम को आते थे, कभी कभी उसी दिन वापस आते थे। तो जी। ऐसे वो शिक्षा शुरू हुई। तबले की बंदिशें, पखावज की बंदिशें, कर्नाटक संगीत की कुरवई, ऐसे अलग अलग बंदिशें सुरेश जी ने सिखाई। मगर बंदिशें तो सिखाई, हम लोगों ने उस पे नृत्य जिसको बोलते हैं अंग रचना था, हस्तक अंग का काम करके हम वापस जाते थे। तो कभी कभी थोड़ा पैरलैक्स रिमूव नहीं होता था, उनको जो चाहिए होता था और हम जो सोचते थे उसमें अंतर आता था, फिर से करते थे। ऐसे वो लंबा लंबा प्रोसेस रहा, क्योंकि एक एक बंदिश को 10-10 बारी कभी कभी करना पड़ा, जब तक उनका भी वो भी, उनको जो एस्थेटिक अभी एक्सपेक्टेड था और हम लोग को जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि नृत्य की अपनी एक लॉयल्टी मैं कहूँगी है। और तो वो, क्योंकि वो कथक फील्ड में कोई नाचता नहीं था उस जमाने में, तो इस वजह से वो काफी प्रोसेस थी, मगर बहुत सीखने मिला। मगर दूसरी चीज मैं और एक अहमियत बताना चाहूंगी कि सुरेश जी बड़े म्यूजिशियन, तो बहुत लोगों के गाने की बात करते थे। फयाज खां साहब हो, अमीर खां साहब हो, मुगबई कुर्डकर जी हो, ओंकारनाथ जी हो, तो सबकी बात वहाँ होती थी। सबका गाने बजाने की खासियत सुनने मिलती थी, गा के बताते थे। उसका ग्रामर भी समझ में आता था। तो बंदिशें काफी मालूम हुई, और सिर्फ बंदिशें नहीं मालूम हुई, उनका जो प्राण गुण होता है ना, वाइटल जिसको बोलते,
वो एलिमेंट भी वो बताते थे, गा के बताते थे। तो इस वजह से गाना बजाना, जिसको कहते हैं गाना बजाना, वो बड़ी विस्तार से और बड़ी डेप्थ से समझ में आया। तो मैं ये सबसे मेरा सौभाग्य समझती हूँ कि कथक डांसर होने के बावजूद मैं इतना म्यूजिक समझ पाई उनके यहाँ मैं सीख। कितने सालों तक ताई आप उनसे सीखते रहे? कितने सालों तक आप बम्बई आना जाना आपका रहा? मुझे लगता है करीब लगातार 5-6 साल तो मैं जाती ही रही, और जी। हर वीकेंड जाती रही। फिर कभी सुरेश जी पुणे आते थे, मैं हम लोग जाते थे, फिर वो एकदम हर हफ्ता जाना बंद हो गया। फिर तो बाद में नागरुक में आते थे सुरेश जी, तो वहीं सीख ज्यादा सबक वहीं मिला। अच्छा, क्या बात है। तो जैसे आपने कहा कई कलाकारों से आपका संपर्क रहा, उठना बैठना भी रहा, आपने काम भी किया, जैसे पंडित मोहन राव जी कल्याणपुरकर हो, उस्ताद शाहिद परवेज, लच्छू महाराज जी हो, आपने बताया कि आपने उनको करीब से बहुत देखा है। तो ऐसे कुछ यादें आप अगर हमारे साथ शेयर करें तो। लक्ष्मण महाराज जी की मुझे बड़ी मजेदार यादें हैं, क्योंकि लक्ष्मण महाराज जी को रोहिणी जी के गुरु लक्ष्मण महाराज जी, तो रोहिणी जी उनको उनके पास सीखती थी। तो वो जो सीखती थी वो पूना आके उनका वो हर हफ्ते पुणे मुंबई मुंबई पूना करती थी, और वहाँ जब वापस आती थी तो वो जब जो तालीम वहाँ से जो सबक उनको मिलता था यहाँ रियाज करती थी, और मैं वहाँ मौजूद रहती थी, तो मुझे बहुत देखने मिला। और इसलिए रज्जू महाराज जी को रोहिणी जी ने पूना में काफी बुलाया, काफी यहाँ आते थे। मैंने उनको पूना में भी 4-5 बारी देखा है। मगर मुझे एक मजेदार चीज सब स्पेशली यंग लोगों को बताने का मन है कि हम जयपुर के सेमिनार में, कथक का पहला शायद सेमिनार, वहाँ गए थे। और तब हम लोग सब ट्रेन में, महाराज जी भी हम लोग के साथ। तो मुझे ये सौभाग्य हुआ कि उनके साथ इतना लंबा जयपुर तक हमारा जर्नी रहा। और वो हिंदी बात करते थे, मैं तो सदाशिव पेट पुणे से, तो मुझे उनकी हिंदी देख के पहले मैं इतनी चुप हो गई कि मुझे लगता है कि उस हफ्ते में मैं एक शब्द भी नहीं बोली होंगी, बस सिर्फ सुना उनको। मगर वो उस ट्रेन में भी भाव दिखाते थे, और मैंने उनसे मुग्धा भी देखी, शेष फन डगमगियो भी देखा वहां, और सिर्फ गाने बजाने के नाच की बात करते थे। तो उनके बड़े गुरु के ऐसे पास से दर्शन हुए रोहिणी जी के वजह से, और मैं कभी भूलूंगी नहीं सब एक्सप्रेशन उनके आंख से। वैसे शायद इतने बूढ़े नहीं थे, मगर मुझे उस उम्र में बूढ़े लगे। ये भी होता है कि जब हम छोटे थे तो हमें, और उनकी ऐसे झुर्रियां होती थी, फिर भी मुग्धा का भाव करते थे, तो ऐसे कभी लगा नहीं कि मुग्धा का भाव इतना कैसे कर रहे, इतना सुंदर भाव, और आंख में बिल्कुल, और उनका वो लखनवी अंदाज, हस्तकंक का, बात करने का, तो मुझे ऐसे असल में दर्शन हुए, मैं क्या कहूंगी, भाग्य थे कि उस उम्र में उनको देखने मिला। मोहन राव जी को भी मैंने देखा, और जो राजन ताई या प्रणति है, वो मोहन राव जी के पास सीखने गई थी, तो मैं हुबली गई उनके साथ। और मोहन राव जी अलग थे लक्ष्मण महाराज जी से। मोहन राव जी बहुत कम बोलते थे, मगर पढ़न इतनी सुंदर करते थे, तावतुंगा की कहानी बता रहा हूँ ऐसे कहते थे। और इतनी सुंदर, उनकी आवाज बड़ी सुंदर थी, लहताल के बादशाह थे, तो बड़ी सुंदर पढ़न करते थे। और फिर उनका क्योंकि राजन ताई सीख रही थी, तो थोड़ा उनका अंग हस्तक का भी मुझे देखने का, बहुत ज्यादा नहीं, तब बीमार थे, मगर थोड़ा सा मैंने उनको देखा। मगर उनके रोनी जी के थ्रू उनकी बातें मैंने बहुत, उनकी चीजें मुझे बहुत सीखने मिली। अच्छा,
तो आपकी वजह से हम इन गुरुओं के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ा है या फिर फोटोज देखी है, पर जब आप इतने आत्मीयता से उनके बारे में बता रहे हैं तो एक चित्र हमारे सामने खड़ा हो रहा है। थैंक यू ताई, बहुत मुझे उनकी यादें जुटाने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे लोग, बड़े लोग, बहुत बड़े लोग। ताई आपने उस्ताद शाहिद परवेज जी के साथ भी, मैं कहूंगी, काम किया। उनसे बहुत आप आपका परिचय था, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे? शाहिद जी को मैं समझती हूँ कि ये वन एंड ओनली जैसे कहते हैं ना, वैसे म्यूजिशियन है वो। नादरूप में हम लोग जब और अभी तिलक रोड नहीं आए थे, शनिवारवाड़ा के यहाँ हमारी जगह थी, तब शाहिद जी वहाँ क्लासेस भी, उनके अपने सितार के क्लासेस भी अपने नादरूप की जगह में ही वो सिखाते थे। मुंबई से आते थे तो उनके शागिर्द वहाँ आते थे, तो मैंने उनको करीब से सिखाते हुए और बजाते हुए देख पाई हैं। और बहुत बातें होती थी, अ, उनको कैसे सीख मिली, वो घराने के उनके अब्बाजी से कैसे सीखे। और शाहिद भाई मतलब ऐसे म्यूजिशियन, सितार के बगैर उनको देखा ही नहीं कभी, सितार के साथ ही। और हर चीज को, सुर को, राग को, ताल को ऐसे करीब से करीब ऐसे ऐसे देखते थे। और एक अखड़ भी थे उनमें कि, और मुझे सबसे उस जमाने में जो प्रभावित की उनकी चीज, और मैं बार बार आप लोगों को बताती भी हूँ कि उनका जब भी बजाने बैठते थे तो इतना टेक्निक उनका सही, या जिसको बोलते हैं साधा हुआ, कि फ्लुएंसी फ्लुएंसी एट टोटली एट ईज। कभी भी उनको मैंने एफर्ट करते हुए नहीं देखा, कभी भी नहीं जब भी बजाते हो। हालांकि मुझे याद है कि स्पीड बढ़ती थी, झाला बढ़ता था, तो और भी आराम से हंस हंस के बजाते थे। तो उसका मुझे ऐसे लगा कि हाँ, स्पीड बढ़े तो ऐसे होना चाहिए कि इंसान को लगना चाहिए कि अरे और आसानी से बजा रहे हैं। तो वो एक शाहिद भाई की मुझे बहुत बहुत मुझे अप्रिशिएट हुई, बहुत उसका मेरे सोचने पे प्रभाव रहा। इसलिए मैंने सिखाने में मैं हमेशा कहती हूँ कि ये नहीं दिखना चाहिए कि आप एफर्ट करके नाच रहे हो, आराम से नाच रहे हो। कितना भी मुश्किल काम कर रहे आराम से करो। एक तरफ शाहिद जी और एक तरफ महाराज जी बिल्कुल। की। तो आप ये भी बताते हैं कि मोहन राव जी आपसे कहते थे कि लेबर्ड न दिखे, ये अभी मुझे याद आया, तो ये वही बात है ना? मोहन राव जी का वो बड़ा जो जैसे हर एक के कॉइन करते हैं ना शब्द, वैसे था। वो हमेशा कहते लेबर्ड नहीं दिखना चाहिए, या कथक देखो, कथक में मेजर्ड हस्तक नहीं होने चाहिए, आप अपने हिसाब से करो, मेजर्ड नहीं होना चाहिए। तो एक एक की कैसे एक शब्द में सब बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए। बिल्कुल। तो महाराज जी के भी आप कुछ हमसे कुछ कहे महाराज जी के बारे में। महाराज जी के तो क्या बात कहे, महाराज जी को मैंने बहुत देखा एक्चुअली, क्योंकि प्रभा जी मराठे जो है वो हमेशा उनको कला छाया में बुलाती थी और उनके पब्लिक प्रोग्राम्स भी होते थे। तो उस वजह से मैंने उनको पूना में हर साल उनके प्रोग्राम होते थे, तो मैंने स्टेज को पे तो उनको काफी देखा। और उनका डांस से ऐसे, मैं हमेशा एक वर्णन करती हूँ कि उनका डांस देख के जैसे ताजमहल को दिख रहे हैं ऐसे लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये अभूतपूर्व है। ऐसे कोई ऐसे कहेगा क्या कि चलो मुझे भी ऐसा घर चाहिए, ताजमहल देख के तो कोई नहीं कहेगा मुमताज महल को मिला, हम लोग को नहीं मिलेगा। तो उनका डांस देख के ऐसे लगता था कि ये बस देखते ही रहना चाहिए ऐसे। मगर फिर भी एक मंशा होती है कि कभी उनका भी एक संस्कार हो, काम सीखने मिले। तो 92 में महाराज जी नागरूप में वर्कशॉप के लिए आए थे। फिर उस 92 से करीब करीब 10-12 साल मैं महाराज जी को करीब से देखती रही, उनसे
बहुत चीजें मुझे मुझे लगता है कथक का सौंदर्य अगर मुझे समझ में आया तो उसमें महाराज जी का देख के, महाराज जी की बातें सुन के, महाराज जी की वो जैसे बताते थे कि देखो हमारे, मुझे एक एक्सप्रेशन उनका बहुत अच्छा लगता है। उनका उनकी बात मतलब एकदम लिरिकल, काव्यात्मक ऐसे बताते थे कि देखो कलाई की मूवमेंट, कलाई की मूवमेंट इतनी इतनी अहमियत रखती है हमारे घराने में। जैसे अगर कलाई की मूवमेंट ना हो तो ऐसे लगता है कि ये बगैर पत्ते की शाखा है, टहनियां बगैर पत्ते की है, रूखी रूखी है। तो ऐसे एक सेंटेंस कह दिया तो लगता है सब बता दिया। तो ऐसे महाराज की एकदम बातें हमेशा वॉज बहुत ही लिरिकल और जिसको बोलते हैं सटीक। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है ताई। और उनका सम देना, उनका बताना कि कहाँ नजर जाने चाहिए, कहाँ, वो अपने शरीर से ही बताते थे कि देखो तुम्हारा हाथ के सेंटर में नोज लाइन रखो, तो समझ में आता था पक्का कि कहाँ नोज लाइन। तो ये उनका पद संचलन जो था, वैसे पद संचलन मुझे उसके पहले मालूम नहीं था। ऐसे कोई 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 टेक्निकल चीजें, मगर मेनली मुझे लगता है उनका, उनके डांस की सुंदरता तो मतलब आना मुश्किल है, मगर कोई कोई तत्व तो समझ में आना, कोई कोई क्या बात। तत्व अपने डांस में उनका, उनको सम्मिलित करना मैंने महत्वपूर्ण समझा और बहुत मन से कोशिश की। क्या बात है ताई। ताई 1999 में आपने मतलब अभी सब लोग फ्यूजन करते हैं, पर 1999 में आपने पहली बार वर्ल्ड म्यूजिक के साथ कोलैबोरेट किया था। मतलब मैं छोटी थी तो मुझे बहुत यादें हैं कि क्लास पे ड्रम सेट हैं और गिटार्स हैं, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि कथक के साथ मतलब अभी तो सब करते हैं वैसे ही, पर तब 99 में इट वाज अ वेरी बिग थिंग। तो और आपका यूट्यूब पे भी त्रिलोक जी गुर्टू के साथ आपका बहुत खूबसूरत वीडियो है, जब आप ऐसे तत्कार कर रहे हो, क्या बात है। तो वर्ल्ड म्यूजिक के साथ शायद यू आर वन ऑफ पायनियर्स कि आपने काम किया। और लेट्स से फ्यूजन आज के, आज हम फ्यूजन से जो समझते हैं उससे कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा इन डेप्थ आपने कुछ खोजा हो, तो आप उसके बारे में प्लीज हमें बताइए। मैं ये कहूंगी कि त्रिलोक जी के साथ जो काम हुआ तो वो त्रिलोक जी तब सूरज जी के पास आते जाते थे और सीखते भी थे। तो शायद सूरज जी ने ही बताया होगा, उनका बैंड था ग्लिम्स और उनको एक कथक डांसर की जरूरत थी। तो मैं उसमें ग्लिम्स में काम करने के लिए चली गई और मैं सोलो डांसर करके एक्चुअली शुरू हुआ और उसमें मैंने बहुत काम किया। तो मेरा जो बोलते हैं ना वो गुफा गुफा होती है, गुफा केव, उसमें हाँ। जाने का रास्ता मेरा रिदम का था। तो मैं, क्योंकि मैं रिदम से जुड़ी हुई थी, मैं उस केव में रिदम के साथ घुस गई। तब क्योंकि हम लोग को ऐसे गिटार या बेस गिटार के साउंड या ये सब दूर दूर था, मगर अभी ऐसे नौबत आ गई कि 3 दिन में रिहर्सल करके सीधे स्टेज पे चले जाओ। तो तो रिदम से तो मैं, मेरा एकदम ऐसे रिश्ता था, तो मैं रिदम के साथ जुड़ गई और मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। क्योंकि वहाँ त्रिलोक के यहाँ साउंड का अलग एक सोचना था, साउंड को बड़ा अलग से देखते थे, अलग। और त्रिलोक छंद को अलग से देखते थे। आजकल जिसको आप लोग ग्रूव बोलते हो, त्रिलोक भी बोलते छंद और हम लोग भी छंद। तो इन सब सब लोग छंद या चलन बोलते हैं, आजकल ग्रूव बोलते हैं, मगर वो छंद की बात करते थे हमेशा, क्योंकि वो ड्रम्स के साथ अपने आप को जोड़ रहे थे। तो वो नादमयता जो है या तबले में रव कहते, उसका मुझे, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे रनी जी के यहाँ भी मैंने रव उनके पैरों में सुनी थी।
और सुरेश जी भी राव की बात हमेशा करते थे। मगर वहां मुझे कुछ एक और एलिमेंट उसका समझ में आया, क्योंकि वो सब म्यूजिक के ग्रूव बेस्ड था, ग्रुप छंद के साथ। मतलब मैं पैर का काम कर रही हूँ तभी भी एक पीछे छंद बज रहा है। नॉर्मली कथक डांसर के साथ क्या बजता है, या तो ठेका बजेगा या तो तबला प्लेयर आपके साथ चलेगा। ये अलग है कि ये ग्रुप के साथ अपने आप को जोड़ना है। तो वो मुझे अलग लगा, और मुझे वो उसके साथ फिर मैं उस वक्त में एकदम वर्ल्ड म्यूजिक के साथ कहना चाहिए, वर्ल्ड म्यूजिक के साथ ऐसे जुड़ गई कि मुझे कुछ भी या कल्पना आती थी तो मुझे वर्ल्ड म्यूजिक के साथ वो जुड़ जाती थी अपने आप से। फिर क्योंकि मेरा ये जरूर सोचना है कि जब तक आप होल हार्टेडली घुस नहीं जाते हो, अपने आप को निछावर नहीं कर देते हो, किनारे से काम नहीं होता है, आपको जाना ही घुसना ही चाहिए। तो मैं वर्ल्ड, इसलिए मैं जॉन मैक्लॉफ्लिन, काय, त्रिलोक जी, हेलमुट, इनकी, मैनफ्रेड को तो आप भी देखे हो, तो इनकी अलग अलग कंपोजर्स की बंदिशों पे मैंने काम करना शुरू किया। तो मुझे अलग अलग एलिमेंट्स मिले। किसी का जैसे जॉन मैक्लॉफ्लिन का एनकाउंटर किया तो सिर्फ पियानो म्यूजिक था, तो अलग मुझे सोचना पड़ा। जब मैंने काय का किया तो उसने इतना बेस गिटार का उसमें इस्तेमाल किया था, मुझे अलग सोचना पड़ा। तो वो मेरा आहिस्ता आहिस्ता रिश्ता जुड़ते गया और मेरी दोस्ती हो गई कि हाँ ये भी मेरा ही दोस्त है। पहले जैसे मेरे अपने म्यूजिक से दोस्ती थी, सिर्फ इंडियन म्यूजिक से दोस्ती थी, इससे भी दोस्ती होती गई। और फिर मुझे, मतलब कथक मेरी मूवमेंट को अगर अलग साउंड से देखना है तो क्या करना, रीडिफाइन करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, मेरा कनेक्शन कैसे जुड़ना चाहिए, ये मुझे मतलब सोचना पड़ा नहीं, अपने आप से अंदर से आता गया और मैं करती रही। जैसे ट्रेमलिंग हार्ट्स आपने किए हो, वो है तो कथक मगर उसका एक फील अलग है क्योंकि साउंड। तो ये आपको कौन सी कठिनाइयां कैसी आई आपको, मतलब आई एम श्योर इट वाज़न्ट एज इजी। आप मतलब इतने सालों बाद इन रेट्रोस्पेक्ट आपको आसान लगा होगा, पर अलग साउंड, नए लोग, इंस्ट्रूमेंट्स और पॉलीरिदम्स तो आपके लिए मतलब कनेक्ट होना, कुछ मुसीबतें तो आई होंगी। अभी मुसीबत भी थी, मुश्किलें भी थी, इसलिए मजा भी ज्यादा आ गया और काम भी अच्छा हुआ। एकदम आसानी से जुड़ती थी तो शायद इतना समझ नहीं पाती थी, मेहनत करनी पड़ी, एक एक कंपोजिशन को काफी बार सुनना पड़ा। और उसका जैसे आज भी हम लोग नोटेशन बनाते हैं, नोटेशन बनाती थी और नोटेशन के साथ चलती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता, पहले जैसे मैं ऐसे वर्णन करूंगी, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो पहले तो रिब केज समझ में आया, फिर उसका टिश्यू मसल समझ में आया, फिर उसका सुंदरता समझ में आई। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाती रही, ऐसे कहूंगी। तो बहुत मुझे, मगर मुझे आज इतने सालों बाद यादें जो है वो स्ट्रगल की कम है, मजा ज्यादा आया। और ये ज्यादा यादें हैं कि मुझे कुछ और एलिमेंट समझ में आया जो फिर भी उसके साथ, वो जो मुझे समझ आई थी उसमें भी उसको जोड़ दिया। मतलब मेरे पास वेस्टर्न म्यूजिक को ही लेके जो काम मैंने किया था, वेस्टर्न म्यूजिक को छोड़ दिया, फिर भी वो समझ तो, सेंसिटिविटी तो मेरे अंदर थी, तो वो मैंने अपने काम के साथ जोड़ी। और मैं ये सबसे महत्वपूर्ण समझती हूँ और मैं आग्रह करूंगी सब यंग लोगों से कि अपनी सेंसिटिविटी बढ़ाना यही सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने आप सेंसिटिव करना, म्यूजिक के लिए, चित्र के लिए, पेड़ के लिए, घुंघरू की आवाज के लिए। सही। आप आप हमेशा ये किस्सा हमको बताते हैं कि कैसे क्योंकि वो वेस्टर्न म्यूजिक है, ग्रूव
म्यूजिक में उनको सम का कंसेप्ट नहीं, तो आप हमेशा बताते हैं कि कैसे आपको एक वो आपने वो दुआ एक ढूंढ लिया था उसके लिए, वो आप सुनाएंगे तो। वो बड़ा मजेदार किस्सा है क्योंकि उसमें त्रिलोक के उनका जो सोचना था, उनकी जो संगीत रचनाएं थी, उसमें लय के पीसेस आते थे बीच बीच में, और वो बड़े अनएक्सपेक्टेड आते थे, अनप्रेडिक्टेबल भी आते थे। तो ऑफ कोर्स रचना का एक उनका आकार, जिसको डिजाइन, मगर वो पीसेस आते थे जो एक परण है। तो हम लोग को आदत होती है कि कैसे परण आगे बढ़ेगा, उसका एक प्रोग्रेशन कैसे होगा, डिसिप्लिन कैसे होगी। वो डिसिप्लिन नहीं थी, उनका सोच अलग थी। तो वो उनका एक प्रोग्राम के एंड में जो गाना था, उसमें उनका था कि अब सम नहीं देना है, मतलब वो बीट पे खत्म नहीं करना है, बीट के पहले खत्म करना है, और फिर उसका जो असर होगा वो पूरा शांत, वो जो क्लाइमैक्स है वो एकदम खाली, उसमें अच्छा। घात नहीं। तो मुझे आदत के सम पे ठक करके आना, ये जैसे आप लोगों को मालूम है कि हमारे सम मतलब हमारा प्राण होता है ना, तो उसमें ठक करके आना। तो त्रिलोक मुझे समझाते रहे कि ताई इसमें सम नहीं देनी, तो अभी इसमें क्या समझाना है, मैं समझ गई थी। फिर भी जब वो टाइम आता था तो मैं बहुत ही मतलब इतना अभिभूत होके ऐसे सम देती थी। तो वो बेचारे, ताई सम नहीं देनी है, जीत लो। फिर से वो टाइम गया, फिर से मैंने, तो बेचारे परेशान हो गए, मुझे कहने लगे कि ताई सम नहीं। तो अभी अभी तो मुझे संभलना चाहिए था। तो मैंने अपना ठाट का जो सेंसिटिविटी नियम है वो अपना लिया। पहला धा ऐसे लगाती थी मैं, और फिर गर्दन से या हाथ से या नजर से सब दिखाती थी, तो दोनों भी खुश हो जाते थे। उनको भी लगता था कि साइलेंस, और मुझे भी लगता था मैंने तो सब दिखाया। क्या बात है। नहीं, तो आपने एनकाउंटर और रिदम कोलाज किया था, तो आपने इसको कोलाज क्यों कहा, फ्यूजन क्यों नहीं कहा? तब फ्यूजन ये टर्म था प्रचलित? फ्यूजन तो था ही। फ्यूजन तो महाविष्णु से चल रहा है। जब जॉन जॉन मैक्लॉफ्लिन जी ने किया पहले, तब से चल रहा है, तो वो तो पुरानी बात है। मगर उसमें डांस नहीं था उनके यहाँ, मगर ये तो पुरानी बात है। मगर मैं कह रही हूँ कि मैंने फ्यूजन नहीं कहा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगता था फ्यूजन का मतलब होता है कि जो दो एलिमेंट्स है, दो घटक है, उनको उनका फ्यूजन होके, फ्यूज होके तीसरी चीज बननी चाहिए। और इसमें तो कथक कथक की जगह था, म्यूजिक म्यूजिक की जगह था। तो मुझे लगता है कि एस्थेटिक्स अलग था। तो एस्थेटिक्स अलग, तो मुझे लगा कि फिर मैं कोलाज बोलूंगी, क्योंकि अलग अलग टुकड़ों से बात बनती है, मगर एस्थेटिक अलग बनता है उसका। क्योंकि एक का आपको मालूम है कि टुकड़े का टेक्सचर अलग होता है, रंग अलग होता है, डिजाइन अलग होता है, फिर भी इट मेक्स सेंस, टुगेदर इट मेक्स द एस्थेटिक सेंस। वैसे मेरा मन था कि कोलाज मतलब टुगेदर इट हैज टू मेक सेंस, फ्यूजन नहीं। तो इसलिए मैंने हमेशा एकदम डेलिबरेटली फ्यूजन कहना नहीं चाहा। फ्यूजन मुझे बड़ा, मेरा मन नहीं करता है कि मैं फ्यूजन बोलूं। मेरा कभी मैंने एनकाउंटर कहा, कभी मैंने कोलाज कहा, कभी मैंने ट्रेडिंग द अननोन कहा, मगर मैं फ्यूजन शब्द से बचती रही। तो बताइए, आप जिस बारकाई से आप फ्यूजन इस सब को डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इतनी बारकाई से आज फ्यूजन जो हो रहा है वो हो, मतलब लोग इतने बारकाई से उसका विचार करते हैं, इतने डेप्थ से उसको एक्सप्लोर करते हैं, क्या आपको लगता है? मुझे थोड़ा सा इस ये लगता है कि फ्यूजन के लिए कोई एक म्यूजिशियन,
अभी डांस के लिए मैं डांस और हेलमुट जैसे इंसान म्यूजिक, ऐसे दोनों इकट्ठा उसको म्यूजिक को देखते थे। त्रिलोक के यहाँ उनकी संगीत रचना को वो देखते थे, उनको मालूम था कि मुझे इस कंपोजिशन में ये चाहिए। उनका एस्थेटिक, आर्टिस्टिक, म्यूजिकियलिटी, म्यूजिक का मतलब उनको क्या चाहिए वो डिफाइंड होता था। फिर हम लोग उसमें काम करते थे। इसमें कभी कभी मैं फ्यूजन के प्रोग्राम में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि सब म्यूजिशियंस बड़े बड़े ही, क्या बोलना चाहिए मुझे, म्यूजिशियनशिप उनकी लाजवाब, और बड़े बड़े म्यूजिशियन के उनका तो जवाब नहीं, काम बहुत ही उनका टॉप ग्रेड होता है। फिर भी कभी कभी म्यूजिक नहीं बनता है क्योंकि वो अपना अपना काम कर रहे हैं ऐसे लगता है। जैसे आजकल होता है ना, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता कि पिज्जा में डाल दिया तंदूरी चिकन, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि तंदूरी चिकन तो तंदूरी चिकन है। या भेल में चीज डाल दिया, वो मुझे नहीं अच्छा लगता है। भेल में मुझे वो चाहिए तड़का, और चीज में मुझे चाहिए वो सोफिस्टिकेशन। अगर वेस्टर्न बोलिए सोफिस्टिकेशन बोलूं तो वो मसाला नहीं होता है ना, तो वो मसाला मसाले की जगह लगता है मुझे। तो इसलिए मुझे फ्यूजन वो जो होता है वो मुझे थोड़ा हैफेजार्ड लगता है। ऐसे लगता है कि किसी ने उसको ओवरव्यू करके एक तय करना चाहिए कि भाई ये हम लोग को इकट्ठा ये एस्थेटिक्स अभी आज हमें वहां उस एस्थेटिक्स के तक हमें पहुंचना। और फिर इन लोग तो ऐसे म्यूजिशियन है, इनको तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। बिल्कुल। आई होप ताकि हम यंगस्टर्स जब भी हम करें या फिर जो लोग कर रहे हैं, हम सब लोग इस बारे में अ, इस बारे में ध्यान रखें और काम अच्छा करें। है ना, थोड़ा ध्यान रखे, इसलिए थोड़ा उसके लिए टाइम भी दे, बिल्कुल बिल्कुल ताई। टाइम दे। अब ये कल ही करना है तो नेचुरली फिर चार का आपको बहुत सारी चीजें मालूम होती है तो उसको डालना पड़ता है। थोड़ा टाइम दे म्यूजिक को, विथ सीरियस अप्रोच उसको टाइम दे। बिल्कुल ताई। ताई आपने बहुत देर मतलब उम्र उम्र के हिसाब से भी और मतलब डांस एक्सपोनेंट होने के हिसाब से देर से नादरू संस्था की स्थापना की। मतलब आप पहले नृत्य भारती में सिखाती थी पर अपनी खुद की इंस्टीट्यूट हो, ये आपने बहुत देर से शुरू किया, तो इसके पीछे कोई खास वजह? नहीं, एक तो रोहिणी जी की मैं असिस्टेंट बन के 10 साल काम करती थी, और फिर ये था कि परफॉर्मर बनना है और अपना काम करना है, तो अपने लिए काम टाइम देना है, रियाज करना है, नई चीज सीखनी है, नया अपनी आइडेंटिटी की ढूंढनी है, खोज करनी है करके 8-10 साल मैंने सिखाया नहीं। फिर जब सिखाना शुरू किया तो ऐसे लगा कि जो मालूम हुआ है उसको थोड़ा सा दूसरे, मतलब वेदर इट मेक सेंस, तो दूसरे को सिखाऊंगी तो पता चलेगा। और सिखाने में मैं तो अभी आई एम टीचिंग फॉर मोर देन 42 years नाउ, तो मुझे लगता है कि मुझे सिखाने में मैं खुद को मुझे बहुत सीखने मिला। सिखाने में ही बहुत सारी चीजें मैं सीखती गई। हर हर मेरी हर शागिर्द ने मुझे कुछ न कुछ सिखाया। मतलब कोई बहुत ब्राइट थे तो उन्होंने भी सिखाया, कोई थोड़ा सा डल थे उन्होंने भी मुझे सिखाया कि डल थे उनसे समझाऊं। इसके लिए मैं अलग अलग मार्ग सोचती रही। तो इस वजह से मेरी ट्रेडिशन, मेरा ही टुकड़ा, मैं जो सीखी थी अपने गुरुओं से, वो मुझे ज्यादा समझ में आने लगा, ज्यादा बारीकियों से समझ में आने लगा, ज्यादा मैंने उसको एनालिसिस किया। तो मुझे लगता है सीखने में इंसान काफी सीख जाता है, और सिखाना और मुझे अच्छा लगता है। और मेरा ये ऐसे भी है, एक सोच ऐसे भी है कि जो मैं नहीं कर पाती हूँ शायद मेरे बच्चे करेंगे। जैसे माँ पिताजी को लगता है कि हमारे हमारे से जो नहीं हुआ हमारे बच्चे करेंगे, वही एक प्रोजेक्शन का भी
हमेशा एक इंसान के अंदर होता है, हमारा एक्सटेंशन है, ऐसे मैं बच्चों को देखती हूँ। तो मुझे सिखाना अच्छा लगता है, दो मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ मगर मैं मन से सिखाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये तो आपका बड़प्पन है कि आप कह रहे हैं कि बच्चों से भी आपने कुछ सीखा। सच में मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि मैंने कमेंट्स ऑफ किए थे अब तक, तो अभी आपको अगर कुछ सवाल पूछने हो तो मैं कमेंट्स ऑन कर रही हूँ, तो अभी सवाल आप पूछ सकते हैं। हमारे पास 10 मिनट है। ताई निखिल पूछ रहा है कि हाउ हैज द इंटरेक्शन विद स्टॉलवर्ड्स एडेड टू योर जर्नी एज अ स्टूडेंट, लर्नर एंड परफॉर्मर। मैंने बताया कि बड़े बड़े गिंडे साहब को मैंने करीब से देखा है। गिंडे साहब की कोई बहुत उन्होंने मुझे रचनाएं दी। अभिषेकी जी का जिको मैंने नीचे मतलब इन लोग को मैंने स्टेज पे तो देखा ही देखा मगर पास से देखा तो इनका जैसे मैं गिंडे साहब की बात बताऊं तो वो जो थैता थैता थै थैता आप लोग नाचते हो वो इतना रसीले से गाते थे। वो नाच नहीं करते थे मगर ऐसे कभी लगा ही नहीं कि वो नाच नहीं कर रहे, इतना रसीला उन अंदर से उनका तैता थे, ऐसे मुखड़ा पकड़ना, ऐसे सम पे आना। तो वो मुझे तब तो मैं स्टूडेंट ही थी ना, उनका फील मैं समझ रही थी और फिर वो फील मैं अपने कॉम्पोजिशन में ढालने की कोशिश कर रही थी। वैसे ही अभिषेक जी का उनके कॉम्पोजिशंस ऐसे सशक्त, जिसको मैं कहूँगी ऐसे मजबूत कि हम लोग हमेशा कहते थे कि इनके कॉम्पोजिशंस अगर हम लोग कोई भी गाने वाला नाचने वाला लेगा तो कॉम्पोजिशन से आधी लड़ाई लड़ लेंगे और जीत जाएंगे। बाकी बाकी काम आधा ही काम बचेगा जो हमने करना है अभी। तो ऐसे अभिषेक जी का भी मुझे जिक्र, शायद जी का तो मैंने बताया। दूसरे में सत्यशील जी को की याद मुझे अभी आ रही है। सत्यशील जी के साथ भी मेरा लंबा सहवास रहा। सत्यशील जी ने भी कोई कोई कंपोजिशन में संगीत भी बनाया। तो सत्यशील लय के सुर के बड़े ही उनका काबू था। तो और डांस को भी वो बड़े प्यार से देखते थे। तो उनके दिमाग में तुरंत नगमा चलता था और वो लय की जो डिजाइन बनती थी वो उनको बड़ा प्यारा लगता था। और इसके अलावा उनको साहित्य का भी था। तो उन्होंने जब एक कॉम्पोजिशन बनाया था मुझे याद है, उन्होंने कहा कि देखो देखिए संस्कृत था हालांकि, तो शिंजनी जब कहा तो उन्होंने कहा देखिए मैं ये वर्ड ऐसे कह रहा हूँ कि मुझे घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है, इस तरह से इसको गा रहा हूँ। तो ये एक अलग जैसे कंपोजिशन कर म्यूजिक कंपोजिशन करने वाले सत्यशील उसको कैसे सोच रहे थे, इसका मुझे एक वो समझ में आया कि वो कैसे देखते हैं। और दूसरी एक चीज कुमार जी का बड़ा, सत्यशील जी कुमार जी की बात बड़ी करते थे उनके गुरु जी। तो हमेशा कहते थे कि कुमार जी की बहुत बातें करते थे। तो कुमार जी ने कहा कि विहाग अपना अपना विहाग ढूंढो, मैं 10 विहाग सुना रहा हूँ, अभी अपना अपना ढूंढो। तो ये मुझे लगा कि अच्छा ये गुरु भी अलग कहने वाले कि अपना अपना विहाग ढूंढो और ये शागिर्द भी अलग जो ढूंढ रहे। तो ये ऐसे लोगों से बड़ा सीखने मिला कि एक अलग नजरिया मिलता है अलग अलग चीजों से। फिर वो परफॉर्मेंस में जब मैं उपज करने लगी तो मुझे सुरेश जी ने बाकायदा उपज सिखाई, मगर इन लोग के एलिमेंट से भी मैं कुछ कुछ उसके साथ जोड़ती गई। तो उपज मुझे सीखने मिली। नॉर्मली उपज सीखने नहीं मिलती है, लोग कहते हैं कि उपज तो कुदरतन होती है, मगर सुरेश जी ने सिखाई, बाकायदा स्टेप बाय स्टेप सिखाई। अच्छा, क्या बात है। तय और
काफी सवाल है, उनमें से एक पूछूंगी आपको कि नीलाक्षी पूछ रही है कि अभी जो कथक का चेंजिंग सिनेरियो सिनेरियो जो है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? रेपेटरी। चेंजिंग सिनेरियो, इसको मतलब मैं अलग अलग स्तर से देखूंगी। सिर्फ फास्ट कथक हो रहा है तो मुझे लगता है कि कथक में बड़ी सुंदरता है, ठहराव में बड़ी सुंदरता है, अंग हस्तक में, तो उसको ओवर द इयर्स हम लोग को खोना नहीं चाहिए, उसको बरकरार रखना चाहिए। कथक में विजुअल इतना सुंदर है, इतनी लाइन सुंदर बनती है, वो जो जैसे मिनिएचर पेंटिंग की फ्रेम खड़ी हो जाए, वो उसको हम लोग को खोना नहीं चाहिए। एक तो चीज ये, सिर्फ तैयारी, सिर्फ चक्कर, सिर्फ फुटवर्क ऐसे नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज मुझे भाव की लगती है कि कथक में मैंने शुरू में ही कहा कि लय ताल का चस्का और पैर चलाने का चस्का मुझे भी था, मगर मैं यंगस्टर्स को जरूर कहूंगी कि भाव को भी देखो। भाव कथक में बड़ी खूबसूरती से भाव बनता है, उसका जो रियलिस्टिक, एक जिसको हम लोग पारिभाषिक इसमें लोक धर्मी कहते हैं, एक उसका तरीका है, तो उसको भी अपनाना चाहिए। क्योंकि नहीं तो ये, स्पेशली मैं बाहर वाले दूसरे शैलियों के डांसर के साथ जब भी बात करती हूँ, वो कथक को कहते हैं कि इसमें इतना भाव अभिनय नहीं है, और मुझे एज अ फॉर्म मालूम है कि इसमें कितनी गुंजाइश है और कितना भाव हो सकता है। तो मैं जरूर आग्रह करूंगी कि उसको भी देखना चाहिए। कथक में इंसान स्पेस को देख सकता है, लय को देख सकता है, भाव को देख सकता है, क्या नहीं देख सकता असल में। तो इन चीजों को सिर्फ एक अंग पकड़ के, ठीक है एक अंग पकड़ा, मगर दूसरा को भी देखो, क्योंकि टाइम तो एक, सिर्फ एक ही अंग पकड़ के और सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं सोचो। मैं हमेशा कहते कि फॉर्म के लिए सोचो, इस फॉर्म की खोज करो। जब फॉर्म को आप सोचोगे तो आपका जीना बहुत रिच हो जाएगा, आपको एक जीने के लिए एक कारण मिल जाएगा, उद्देश्य मिल जाएगा, तो वो करो तो आपकी मतलब सफल हो जाएगा जीना। क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात कही है आपने। तो जैसे गुरु वाक्य होता है, जैसे सबको ये मन में रख के चलना चाहिए, तो सच में का फ्यूचर ब्राइट हो अगर इस विचार से सब लोग आगे बढ़े तो। आप कितनी कथक से एक रूप में, ये आपकी बातों से समझ में आता है। दीदी बहुत थैंक यू सो मच। और सवाल है एक किसी ने पूछा है कि सात संगत के बारे में आप कुछ मुझे लगा बताएं। हो गया, मैंने नमस्ते भी कर दिया। सही, सात संगत के बारे में आप कुछ बताएंगे तो। चीज सात। सात संगत, सात संगत। जी जी तक। तो मतलब सात संगत, मैं सोचती हूँ कि कथक एक टीम वर्क है। जब हम लोग सोलो कहते हैं तो डांसर अकेला तो नहीं होता स्टेज पे, स्टेज पे सात संगत के कलाकार होते ही है, और म्यूजिक एक साथ बनता है। सिर्फ विजुअल से भी नहीं बनता है, सिर्फ डांसर के मूवमेंट से या डांसर के काम से नहीं बनता है। तो एक उनका, जिसको पहले जमाने में ना संगत सोबत कहते थे, तो सोबत होना, एक दूसरे का म्यूजिक समझना, एक दूसरे के बात बात समझना और रिस्पॉन्ड करना, वो मैं सात संगत का सबसे महत्वपूर्ण अंग समझती हूँ। वैसे प्रैक्टिकली देखो तो मुझे अच्छा लगता है कि टुकड़ा तबले पे बजे पूरा, क्योंकि तबला प्लेयर को टुकड़ा मालूम हो और पूरा टुकड़ा बजे। जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना कि डांसर और तबला प्लेयर लास्ट मोमेंट मिलते हैं तो तीन पकड़ के चलते हैं, उसमें अपनी बात बनती है, मैं उसको मना नहीं करती हूँ और उसको मैं कम इम्पोर्टेंट भी मैं नहीं मानती हूँ। मगर मुझे ये भी अच्छा लगता है कि विजुअल सोच के बनाया हुआ सुंदर विजुअल का मैं बहुत मुझे प्यार है उससे।
तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दोनों चीज हो, एक उपज अंग हो कि जिसमें वही एक्सटेम्पोर जिसको बोलते हैं उसी मोमेंट बन रहा है वो भी हो, और सोचा समझा सुंदर विजुअल भी हो, दोनों का अगर संगम हो जो कथक में पॉसिबल है तो बड़ी परिपूर्ण हो जाए चीज। क्या बात है। और गाने वाले को भी, उनको मुझे लगता है कि उनको चाहिए कि वो डांस को समझे, डांस को देखे और गाए। और तो एक मन होना चाहिए ना, क्योंकि डांस में तो भाव होता है, तो वो भाव के लिए मन होना चाहिए गाने वाले का, तो वो फिर तो बात बनती है। क्या बात है भाई, थैंक यू। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आखिरी 5 मिनट है बस हमारे पास। आर्या पूछ रही है कि एज कथक इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड फ्लूइड इन नेचर, most Kathak dancers are composing on Bollywood songs. What's your opinion about it? Can it be called fusion? देखो फ्यूजन इतना मुझे लगता है फ्यूजन इज अ वेरी क्या कहना चाहिए मुझे, इजी वर्ड। वो तो मतलब फ्यूजन आप किसी को भी बोल सकते हो, मगर मुझे आप बॉलीवुड का गाना क्यों ले रहे हो ये कोई जवाब दे तो मैं इस पे बताऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलीवुड का वो गाना इसलिए लेते हैं। अच्छा ये मुझे किसी ने बताया नहीं है, दिस इज माय परसेप्शन that why they choose Bollywood song is because the approach is populistic. क्योंकि the song is very popular, people know the song by heart and then they can, जैसे मराठी लोग हैं तो कभी भी नाट्य संगीत शुरू हो जाता है तो दे कैन रिलेट विथ इट इजिली, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। वैसे ही ये है, कोई भी कह देगा कि मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ तो मुझे अच्छा ही लगना शुरू होता है, तो डांस भी अच्छा लगता है। मगर अच्छा लगना और इस रास्ते से अच्छा लगना मुझे कलाकार का नहीं लगता है पैरामीटर, मुझे लगता है ये पॉपुलिस्टिक पैरामीटर है। तो पॉपुलिस्टिक पैरामीटर की ओके, थैंक यू ताई। आई एम सॉरी आप सभी ने और सवाल भी किए हैं, पर हर सवाल का जवाब अभी देना मुमकिन नहीं है। ताई के साथ हम फिर से लाइव आने वाले हैं नादरूप के चैनल से, तब आप आपके सारे सवालों का जवाब होपफुली आपको मिल जाएगा। ताई आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। हम मुझे सच भी में नहीं तो हमारा भाग्य है कि आप जैसे दिग्गज से इतनी पुरानी बातें और इतनी महत्वपूर्ण बातें हम सुने। हम यंगस्टर्स के लिए सच में बहुत इम्पोर्टेंट है। ताई थैंक यू सो मच। और अनाहत म्यूजिकल जर्नी की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। मुझे थैंक यू। कार्तिक के लिए, अनाहत के लिए मेरे बेस्ट विशेस और सबको नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू ताई।